हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आपका भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक आपको प्रश्न पत्र 3 के भाग 2 भारत के संविधान में दिख जाएगा। तो यह टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज हम भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास अर्थात भारत का जो संविधान बनाया गया है, इस संविधान को बनाने में इस संविधान का पूरा इतिहास, इस संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, इन प्रावधानों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है और किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा जो इतिहास है वो हम आज कहाँ पर देखेंगे, भारत के संवैधानिक विकास में देखेंगे। तो देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसे हम पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और दूसरा होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। यदि हम बात करें तो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। क्लियर है? तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यह व्यापार करने के लिए आई थी कंपनी, पर बाद में धीरे धीरे क्या करने लगी, ये भारत में व्यापार करते करते इसने भारत को क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में भी लेना प्रारंभ कर लिया। तो भारत पर क्या करने लगी, नियंत्रण करने लगी। तो बहुत समय तक क्या करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करती थी, भारत में व्यापार भी करती थी, साथ में क्या करती थी, भारत पर नियंत्रण भी करती थी। तो ये वो दौर था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, और ये चला है आपका 1773 से लेकर के 1853 तक। इस दौरान जो भी एक्ट आपके आएंगे वो सारे एक्ट कैसे होंगे, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के होंगे। दूसरा आपका आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ये आपका दौर चला था, यहाँ लिखे नहीं, लिख देते हैं इसको, 1853 में ख़त्म हो रहा है ये। तो 1853 के बाद 1857 में क्या होगा, आपका रिवॉल्ट होगा। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान एक एक्ट आएगा और ये एक्ट 1858 का एक्ट कहलाएगा। और ये आपका दौर चलेगा 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक 1947 तक। क्लियर है? इस दौरान जो भी एक्ट आएंगे वो एक्ट आपके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम आता है इसके बाद 1919 का, फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके बाद कुछ प्रस्ताव भी आते हैं जिनका भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान है। वो है आपके अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव आपका आया था 1942 में। इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन 1946 में, और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे माउंट बैटन योजना 1947। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी एक्ट में अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर 1773 के एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, 1784 को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो चार्टर एक्ट लिखा हुआ है, इन चार्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल अर्थात भारत परिषद का मतलब क्या होता है। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इन टॉपिक्स पर आएंगे, जब हम इन एक्ट पर आएंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं लाइन से कि इन एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और जिस प्रकार से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है कि उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, उस एक्ट की सीमाएं, क्लियर है, उस एक्ट के प्रमुख प्रावधान, तो इन सब पर हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम 1773 का एक्ट। तो देखते हैं सबसे पहला एक्ट हमारा 1773 का एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्ट नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग अर्थात क्या करना, रेगुलेट करना या क्या करना, नियंत्रित करना। तो किसे रेगुलेट करना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। क्लियर है? किसे रेगुलेट करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी,
उसे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन क्या करना चाहती है, उसे रेगुलेट करना चाहती है, नियंत्रित करना चाहती है कि वो भारत में जो व्यापार कर रही है उसे भारत के साथ साथ कहाँ पर किया जाए, भारत में भी नियंत्रित किया जाए, साथ में कहाँ पर, इंग्लैंड में भी क्या किया जाए, उसे नियंत्रित किया जाए। उसके व्यापार की पूरी जानकारी क्या चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रखना चाहती। ब्रिटिश क्राउन शब्द मैंने यूज़ किया था, तो ब्रिटिश क्राउन को आप फिलहाल अभी ये समझिए कि ब्रिटिश सरकार है वो, उस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं 1773 का एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और रेगुलेटिंग का अर्थ मैंने आपको बता दिया, क्या करना, नियंत्रण या फिर क्या करना, नियंत्रित करना। किसे नियंत्रित करना? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसे, कंपनी को। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। तो देखते हैं, हालांकि इसके पहले भी कुछ एक्ट आए थे पर उन एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में कोई योगदान नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो एक्ट आपको पढ़ाया नहीं। क्लियर है? वो एक्ट आपके थे सन 1600 का एक्ट और एक था सन 1726 का एक्ट। क्लियर है? सन 1600 का एक्ट और सन 1726 का एक्ट। क्लियर है? तो ये दोनों चार्टर एक्ट थे, तो ये संवैधानिक विकास में इन दोनों एक्ट का कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए मैंने इन एक्ट को नहीं पढ़ाया है। क्लियर है? चलिए, ये कंपनी के अधिकारों से संबंधित एक्ट थे। तो देखते हैं कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था। क्लियर है? क्योंकि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में बेसिकली पूछता है, इस एक्ट को लाने का कारण पूछता है, उस एक्ट के प्रावधान पूछता है, उस एक्ट का महत्व पूछता है और उस पर्टिकुलर एक्ट की सीमाएं भी पूछता है। क्लियर है? तो देखते हैं सबसे पहले हम इस एक्ट को क्यों लाया गया था। तो इसको लाने के पीछे कारण क्या था देखते हैं हम। जब इस एक्ट को लाया गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? लॉर्ड नॉर्थ। क्लियर है? कौन थे? नॉर्थ। क्लियर है? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ थे और नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया जिसे नाम दिया गया गुप्त समिति। क्लियर है? तो नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया जिसे नाम दिया गया गुप्त समिति और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही क्या लाया गया? इस 1773 के एक्ट को लाया गया। क्लियर है? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया, उस समिति को नाम दिया गया गुप्त समिति और इसी गुप्त समिति के सिफारिश के आधार पर ही क्या लाया गया? इस एक्ट को लाया गया। तो देखते हैं इस गुप्त समिति ने सिफारिश क्या किया था। क्लियर है? तो इस गुप्त समिति ने सिफारिश किया, पहला जो मैंने आपको बता दिया, इस एक्ट का नाम ही है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात क्या करना? रेगुलेट करना। किसको? इस कंपनी को। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में क्या करने हेतु? नियंत्रित करने हेतु। तो कंपनी जो है क्या कर रही है? भारत में व्यापार कर रही है, तो वो व्यापार किस प्रकार से कर रही है, कैसा कर रही है, कितना मुनाफा हो रहा है, इस पूरे का वो क्या चाहती है? वो ब्यौरा चाहती है। कौन? ब्रिटेन की सरकार। क्लियर है? इसलिए क्या किया इसने कि कंपनी के कार्यों क्या किया जाए, भारत के साथ साथ कहाँ पर? भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों में क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। और दूसरा चीज़ था जो महत्वपूर्ण था, 1765 से 1772 तक बंगाल में जो क्या फैला हुआ था, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसे कम करने के लिए। तो ये भी एक टॉपिक है आपका जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। इस समय क्या हुआ आपका? प्लासी के युद्ध भी हार गए, बक्सर युद्ध भी हार गए। क्लियर है? यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। इसको मैं बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे कब, जब हम इतिहास पढ़ेंगे। तो यहाँ बस आप सुन लीजिए इस चीज़ को कि उस समय क्या होता है, बंगाल में द्वैत शासन लगा देते हैं। दो द्वैत शासन आपके आएंगे, एक बाद में भी आएगा, इस एक्ट में आएगा, और एक कहाँ पर आता है आपका, ये एक युद्ध हारने के बाद आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर द्वैत शासन में क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ द्वैत शासन में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरीके से होती है। एक होता है क्या? दीवानी और एक निजामत। क्लियर है? दीवानी और निजामत। तो दीवानी मतलब क्या था? ये कर वसूली से था, टैक्स था, और दूसरा जो निजामत था ये था आपका शासन। क्लियर है? ये था शासन। तो दीवानी और निजामत, दीवानी क्या था आपका? कर वसूली, राजस्व वसूली, और निजामत क्या था? शासन। क्लियर है? तो दीवानी किसने रख लिया? अंग्रेजों ने रख लिया। क्लियर है? और निजामत किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को दे दिया। कि मतलब आप क्या करें, आप टैक्स वसूल नहीं सकते हैं, किसको बोला गया? बंगाल के नवाबों को। और क्या बोला गया? लेकिन आप शासन कर सकते हैं। तो बिना पैसे के शासन कैसे हो सकता है? क्लियर है? तो बिना पैसे के, बिना रेवेन्यू के, क्लियर है, बिना टैक्स लिए आप शासन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जनता क्या होने लगी? ये जानबूझकर ऐसा किया गया था ताकि जनता क्या करे? विद्रोह करे। किसके विरुद्ध?
क्लियर है, उन नवाबों के विरुद्ध। तो ये क्या था आपका, शासन कौन कर रहे हैं, दो लोग कर रहे हैं, दो तरीके से हो रहा है, एक दीवानी अलग जने अलग कोई कर रहा है और एक निजामत कोई और कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए क्या बोला गया, द्वैत शासन बोला गया। तो इस द्वैत शासन के जो परिणाम हुए बहुत बुरे हुए, क्लियर है, और बंगाल में क्या आ गया आपका, करप्शन या फिर क्या, भ्रष्टाचार आ गया। तो इसी भ्रष्टाचार को क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। तो आप देख सकते हैं इस एक्ट को लाने के दो कारण होंगे, क्लियर है, कारण पूछे या फिर क्यों अगर हम बात करते हैं तो इस एक्ट को लाने के दो कारण क्या क्या हैं आपके। पहला तो कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में क्या करने हेतु, नियंत्रित करने हेतु, और दूसरा क्या था आपका 1765 से 1772 तक बंगाल में फैले भ्रष्टाचार को कम करने हेतु। तो ये दो क्या होंगे आपके कारण हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए देखते हैं, यदि हम प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान था क्या, यहाँ पर देखिए कि कंपनी के शासन के लिए पहला क्या था, लिखित संविधान था, क्लियर है। कंपनी के शासन के लिए क्या था, ये पहला लिखित संविधान था। कंपनी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी चीजें इसमें क्या थी, लिख कर बताई गई थी कहाँ पर, इस एक्ट के तहत, क्लियर है। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज जो था वो था क्या, कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया, सृजन किया गया, क्लियर है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, क्लियर है। दूसरा प्रावधान था कि उस समय 3 बड़े प्रोविंस हुआ करते थे, क्लियर है, जो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आते थे। वो थे क्या क्या आपके, मतलब पूरा भारत आप बोल सकते हैं उस समय कि 3 बड़े प्रोविंस में था, क्लियर है। एक था आपका बंबई, दूसरा था मद्रास और तीसरा था क्या आपका कलकत्ता। तो बंबई और मद्रास क्या कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। मतलब इसके पहले क्या थे कि बंबई में भी गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास में भी होते थे, और वो सेपरेट रूप से क्या करते थे, उनके गवर्नरों को क्या था, अलग अलग अधिकार प्राप्त थे पहले, क्लियर है। तो बाद में क्या किया गया, इन सभी को मर्ज किया गया, क्लियर है, और क्या कर दिया गया, इनको कलकत्ता के अधीन रख दिया गया, और कलकत्ता में एक क्या बना दिया गया, एक गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, क्लियर है। इसके बाद साथ ही यहाँ पर क्या है कि कलकत्ता में क्या खोला गया, एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, क्लियर है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके पहले जज बने कौन, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, क्लियर है। इसके पहले जज बने कौन, एलिजा इम्पे, क्लियर है। तो पहला प्रावधान क्या हो गया आपका कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। दूसरा होगा आपका बंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, और उसके पहले जज कौन हुए आपके, एलिजा इम्पे, क्लियर है। चलिए तीसरा प्रावधान देखिए आप, तीसरा प्रावधान जो था वो बंगाल में एक प्रशासक मंडल का क्या किया गया, गठन किया गया, क्लियर है। अब समझते हैं इसको कि प्रशासक मंडल क्या था। तो बंगाल में एक प्रशासक मंडल या फिर क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का गठन किया गया, क्लियर है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक गवर्नर और इसमें क्या हुआ करते थे, 4 मेंबर हुआ करते थे, क्लियर है। अब देखिए ये जो प्रशासक मंडल था इसको हम बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या, कार्यपालिका, क्योंकि इसको सारे क्या थे, समस्त सैनिक अधिकार, क्लियर है, जितने भी मिलिट्री पावर्स हैं वो किसके पास आ गए, वो आ गए आपके इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास। और जितने भी सिविल शक्तियां हैं, क्लियर है, जितने भी नागरिकों से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो सारे पावर किसको दे दिए गए, इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को दे दिए गए, क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यपालिका भी क्या करती है, काम तो करती है, क्लियर है, कि मतलब क्या करना, जो कानून बनाकर दे रहे हैं कौन, वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाकर दे रही है, उस कानून को क्या करेगी यहाँ पर ये ठीक एग्जीक्यूट करेगी वो, क्लियर है। कि मिलिट्री पावर्स उनको दे दिए गए हैं कि मिलिट्री काम कैसा करेगी वो किसने बता दिया उधर, ठीक ब्रिटिश गवर्नमेंट बता दिया। अब काम कौन करवा रही है यहाँ पर, वो ठीक ये काउंसिल यहाँ पर इनसे क्या करेगी, काम करवाएगी वो, क्लियर है। और जितने भी सिविल शक्तियाँ हैं, नागरिकों से जुड़ी जितनी शक्तियाँ हैं वो भी कौन कंट्रोल करेगी, अब ये प्रशासक मंडल करेगी, क्लियर है। और इसके जो 4 मेंबर हैं, कई बार ये प्रीलिम्स वगैरह में एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे 4 मेंबर थे, मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पर, फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेरिंग और मानसेराट, क्लियर है। फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेरिंग और मानसेराट, फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेरिंग और मानसेराट, क्लियर है। ये इसके 4 क्या थे, मेंबर थे, क्लियर है। तो बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या है, एक गवर्नर हुआ करता था और एक इसमें क्या थे आपके 4 मेंबर हुआ करते थे। और इस प्रशासक मंडल को समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां क्या की गई थी, प्रदान की गई थी, क्लियर है, बन जाएगा इतना तक। और यहाँ पर जो गवर्नर था, इस गवर्नर को अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंबर कितने हैं, 4 हैं,
क्लियर है। तो अगर मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया था कि गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, क्लियर है, गवर्नर को बहुमत से क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। मतलब गवर्नर जो इनके बहुमत से कार्य करने के लिए क्या था, बाध्य था। अगर कोई भी क्या आता है, कोई चीज़ पर अगर बहस होती है और उसमें अगर 3 लोग क्या करते हैं, हाँ बोलते हैं, और एक अगर कोई ना बोलता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, ये 3 लोगों की बात क्या करनी पड़ेगी, उसको माननी ही पड़ेगी। किसको, इस गवर्नर को। लेकिन कई बार क्या होता था यहाँ पर, चूंकि 4 मेंबर हैं तो किसी भी चीज़ पर अगर बहस हो रही है तो वहाँ पर 2 लोगों ने कहा हाँ, 2 लोगों ने कहा ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करता था गवर्नर को कास्टिंग वोटिंग या फिर क्या निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कभी मत समान हो जाए, क्लियर है, तो मत समान होने की स्थिति में गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। क्लियर है। चलिए, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी आएंगे जिसको हम कहाँ पर इन किसकी सीमाओं में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इतना आपसे बन जाएगा पूरा। आप अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया, कारण देख लिया हमने, तो क्यों लाया गया था, तो उसका रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके प्रावधानों पर भी हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है क्या, कि इस एक्ट का महत्व क्या था। क्लियर है। तो हम सारे एक्ट जब पढ़ेंगे सभी में हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंड को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर हम महत्व की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर बंबई और मद्रास को क्या किया गया है, कलकत्ता के अधीन किया गया है। अर्थात क्या किया गया यहाँ पर कि बंबई और मद्रास में पहले क्या था, ये पृथक रूप से क्या हो रहे थे, संचालित हो रहे थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, कलकत्ता के अंदर क्या कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। और क्या बोला गया कि कलकत्ता में क्या बना देंगे, हम गवर्नर जनरल बनाएंगे, वही क्या करेगा, इन सभी चीज़ों पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। मतलब कि क्या था, पहले विकेंद्रीकृत था, अब क्या हो गया, सभी क्या हो गए, एक के अधीन आ गए, मतलब क्या हो गया, केंद्रीकरण। ठीक है। तो भारत में क्या हो गया आपका, केंद्रीकरण की शुरुआत। क्लियर है। इस एक्ट का महत्व क्या होगा, भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या, ठीक, कि हमारे पास सबसे, अगर हम शक्तियों का अगर हम विभाजन देखते हैं तो सबसे ऊपर में क्या होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, वहाँ भी क्या बनती है, सेंट्रल में सरकारें बनती हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या, यहाँ पर नीचे स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्यों में भी क्या बनती, सरकारें बनती हैं। उसके बाद नीचे भी क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। क्लियर है। और यहाँ भी क्या होता है, इलेक्शन होता है, यहाँ भी क्या हो, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, शक्तियों का क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर शक्तियों के आधार पर हम क्या देख रहे हैं, विकेंद्रीकरण देख रहे हैं। क्लियर है। अगर इसे हम क्या बोलते हैं कि इनको कोई पावर नहीं होगा, केवल पावर किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका केंद्रीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका केंद्रीकरण की शुरुआत, क्योंकि क्या कर दिया गया है, बंगाल और मद्रास को क्या कर दिया गया है, मिलाकर कलकत्ता के अधीन रख दिया गया है और वहाँ एक गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया है। अगला है, आप देख सकते हैं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की शुरुआत। क्लियर है, न्यायपालिका की शुरुआत। अगला है आपका क्या, कि बंगाल में क्या बनाया गया है, एक प्रशासक मंडल बनाया गया है। और चूंकि बंबई और मद्रास दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों ही जो है कलकत्ता के अधीन आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में कलकत्ता ही क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ब्रिटिश टेरिटरी को ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख, जो कि हमने पढ़ा ना यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका केंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी है। तो बंगाल में जो क्या बना हुआ है, जो प्रशासक मंडल बना हुआ है, उसको सारे क्या है, सैनिक और सिविल शक्तियाँ क्या है, प्राप्त हैं। अर्थात इसे ही हम क्या बोलेंगे कि कार्यपालिका की शुरुआत। क्लियर है। यही तो कैसा है आपका, ये एक एग्जीक्यूटिव है, ये बहुत काम आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी कार्यपालिका की शुरुआत। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीकरण की शुरुआत, न्यायपालिका की शुरुआत और कार्यपालिका की शुरुआत। क्लियर है। तो कार्यपालिका के लिए क्या रखना है आपको, यहाँ पर यही बंगाल में क्या बनाया गया, एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसे क्या अधिकार मिले हैं, समस्त सैनिक और सिविल अधिकार, और यही क्या है, आपका कार्यपालिका था। ठीक है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाएं आप देख सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, आपके इस प्रशासक मंडल में 4 सदस्य हैं। क्लियर है। और अक्सर क्या है, मत समान हो जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और मत समान होने की स्थिति में गवर्नर को क्या है, कास्टिंग वोटिंग का राइट्स या फिर अधिकार क्या है, प्राप्त है। तो अगर गवर्नर क्या करता है, किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाएगा अपना, वो तो यदि वो एक के पक्ष में सुनाता है फैसला तो दूसरे पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि गवर्नर से कई बार क्या हो रहा है, इस प्रशासक मंडल के सदस्यों को क्या हो रहा है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्लियर है। क्या हो रहा है, यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और साथ ही गवर्नर को किसी भी प्रकार से वीटो पावर नहीं दिया गया है। ठीक है। कोई भी वीटो पावर नहीं दिया गया है। साथ ही अगला जो आपकी सीमाएं होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुला है,
तो सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद कहीं ना कहीं क्या दिख रही थी वहां पर, न्यायिक सक्रियता दिख रही थी, जुडिशियल एक्टिविज्म दिख रहा था। और ये न्यायिक सक्रियता क्या होता है कि जब न्यायपालिका क्या करने लगे, कानून बनाने भी लगे और कानून को लागू करने भी लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका कि न्यायपालिका अपने कार्यों के साथ साथ अन्य संस्थाओं के भी कार्यों को क्या करने लगे या फिर वहां हस्तक्षेप करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियता। अगर न्यायालय ज्यादा सक्रिय हो जाए, अपने काम के साथ साथ और अन्य भी काम करने लगे, तो वो क्या कहलाता है आपका, न्यायिक सक्रियता। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सीमाएं होंगी क्या होंगी आपकी, दो होंगी। पहला तो क्या हो जा रहा है कि जो आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल है, तो मेंबर्स और गवर्नर जनरल के मध्य क्या हो रहा है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर कितने हैं, 4 हैं। इसीलिए आगे आने वाले एक्ट में क्या किया जाएगा, इन 4 मेंबर को कम करके कितने किए जाएंगे, 3 किए जाएंगे, ताकि क्या ना हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही अगला क्या था, वीटो पावर नहीं दिया गया था इसको। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ठीक, सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता हमको देखने को मिल रही थी। क्लियर है। तो ये भी एक पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं, अगर आपको पूछता है कि 1773 के एक्ट के कारण, प्रावधान, महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कारण हमने बता दिया, प्रावधान भी यहाँ बता दिया हमने, और महत्व और सीमाएं भी आप क्या कर सकते हैं, इन प्रावधानों को देखते हुए क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी एक्ट आपके आगे आएंगे, तो आगे आने वाले सभी एक्ट को हम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अगली क्लास में हम देखेंगे क्या इसके आगे का एक्ट, 1786 का एक्ट। चलिए, थैंक यू क्लास।